हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनजे क्लासेस। गाइस, आज संडे क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हम करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस। और नेक्स्ट संडे आपको मिलेगी केमिस्ट्री की केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू एंजाइम। एंजाइम के रेफरेंस में इनमें से क्या है जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है? तो हमारे पास ऑप्शन 4 गिवन है, ए बी सी डी। तो ए ऑप्शन है होलो एंजाइम इज इक्वल टू कोएंजाइम प्लस कोफैक्टर। ऑप्शन बी है होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम। ऑप्शन सी है हमारे पास एपो एंजाइम इज इक्वल टू होलो एंजाइम प्लस कोएंजाइम। एंड ऑप्शन डी है हमारे पास कोएंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस होलो एंजाइम। तो देखिए, जो जर्नल होता है वो क्या होता है, पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। आपको वैसे थ्योरी की क्लास में करवाया भी गया है कि जो होलो एंजाइम है वो किसके इक्वल होता है? होलो एंजाइम इक्वल होता है एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। ठीक है, तो होलो एंजाइम किसके इक्वल होता है? एपो एंजाइम प्लस में कोफैक्टर। और आपको ये भी पता है कि जो कोफैक्टर है, ठीक है, वो ऑर्गेनिक भी सब्सटेंस हो सकता है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो सकता है। और ऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस हैं कोफैक्टर में, वो भी फर्दर डिवाइडेड हैं कि उसको हम जो एपो एंजाइम है उससे सेपरेट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। अगर उसको इजिली सेपरेट हम कर पा रहे हैं देन हम उसको क्या बोलेंगे? देन हम उसको बोलेंगे कोएंजाइम। अगर उसको सेपरेट नहीं कर पा रहे देन हम उसको बोलेंगे क्या? प्रोस्थेटिक ग्रुप। और इनऑर्गेनिक जो मेटालिक आयंस होते हैं उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज एक्टिवेटर्स। ठीक है, ये चीज आपको तभी समझ आएगी जब आपने थ्योरी की क्लास प्रॉपर देखी होगी। ठीक है, जो हमारी एंजाइम की क्लास थी उसके अंदर मैंने ये आपको सारा डिटेल में करवाया था। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार रिकैप करवा रही हूँ सो दैट आप क्वेश्चन का आंसर दे पाए। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास ऑप्शन है, तो आई थिंक ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए कि जो होलो एंजाइम है वो किसके इक्वल होगा? एपो एंजाइम प्लस में कोफैक्टर, है ना, ये होता है हमारे पास। तो देखिए ऑप्शन में क्या ये है, होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। तो ये हमारे पास किसी भी ऑप्शन में नहीं गिवन। बट आप इस चीज को देखिए कि जो होलो एंजाइम है हमारे पास बी ऑप्शन में ये दिया हुआ है कि जो होलो एंजाइम है वो किसके इक्वल है? एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम। बट आप इस चीज को भी तो देखिए ना कि जो कोएंजाइम है वो कोफैक्टर की कैटेगरी में ही तो आता है। तो इसी वजह से हमारे पास ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा कि होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस में कोएंजाइम। इज इट क्लियर? तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ प्रोटीनेशियस एंजाइम। इनमें से कौन सा प्रोटीनेशियस एंजाइम है? ठीक है, तो आप देखो इस चीज को ध्यान दीजिए कि जो प्रोटीनेशियस एंजाइम क्या होते हैं। प्रोटीनेशियस एंजाइम क्या होते हैं? जो प्रोटीन से बनते हैं। तो एंजाइम तो प्रोटीनेशियस होते हैं, बट थ्योरी की क्लास में आपको यह भी करवाया गया था कि ऐसे एंजाइम भी हैं जो नॉन प्रोटीनेशियस हैं। तो उस एंजाइम का एग्जांपल आपको करवाया गया था राइबोजाइम। सो ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंजाइम प्रोटीनेशियस होते हैं नो डाउट, बट ऐसे एंजाइम जो प्रोटीनेशियस नहीं है तो वहां पर आपको एक्सेप्शन केस में लिखवाया गया था। तो आप ध्यान रख सकते हो जो नॉन प्रोटीनेशियस हैं वो कौन से होंगे हमारे पास? राइबोजाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिस फॉर्म from the following is least likely to be involved in stabilizing the three-dimensional folding of the most of the protein। तो इनमें से प्रोटीन की जो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स की जो थ्री डिमेंशनल फोल्डिंग के अंदर इनमें से कौन सा है जो लिस्ट स्टेबल है, लिस्ट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जो हम कह सकते हैं कि जो 3D स्ट्रक्चर होते हैं ना प्रोटीन के, उनके अंदर जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में इनमें से कौन सा है जो लिस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सबसे कम इन्वॉल्व होता है। तो देखिए आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए कि जो 3D स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर के अंदर जब फोल्डिंग होती है तो कुछ ना कुछ इंटरेक्शंस तो वहां पे इन्वॉल्व होती हैं। और आपको करवाया गया था कि जब भी 3D स्ट्रक्चर बनता है तो पेप्टाइड बॉन्ड तो देखो होंगे ही होंगे, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड आपको पता है ये तो किसके अंदर होते हैं? ये तो 1 डिग्री के अंदर भी होते हैं। ठीक है, उसी की फोल्डिंग से तो फर्दर सेकेंडरी बनेगा और फिर टर्शियरी बनेगा। इज इट क्लियर? तो 3D स्ट्रक्चर के अंदर आपको ध्यान रखना है कि वहां पर तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, वहां पे पेप्टाइड बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा 3D स्ट्रक्चर के अंदर डाइसल्फाइड
बॉन्ड भी प्रेजेंट रहेगा। इनके अलावा हम कह सकते हैं कि वहां पे वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। तो इसके अलावा आयनिक बॉन्ड भी वहां पर प्रेजेंट रहेगा, जस्ट वेट, वहां पे आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट रहेगा। तो इस तरह से बहुत सारी इंटरेक्शन वहां पे प्रेजेंट होती हैं। तो हमने इनमें से देखना है कि इनमें से लिस्ट इन्वॉल्व कौन सा हुआ है। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगी वहां पे, बिल्कुल होगी, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन किसको बोलते हैं हम, आयनिक बॉन्ड को, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ाई है। हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो लिस्ट इन्वॉल्व कौन सा होगा, तो वो होगा एस्टर बॉन्ड। इज इट क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पिक दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से आपको क्या बतानी है कि इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सी है। सुक्रोज इज अ डाइसेक्राइड, डेफिनेटली सुक्रोज क्या है, डाइसेक्राइड है, क्योंकि वो किससे मिलके बनता है, सुक्रोज मिलके बनेगा ग्लूकोज से प्लस फ्रक्टोज से। तो दो मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर बना है, इसी वजह से ये क्या होगा, डाइसेक्राइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन है कि यूरेसिल इज अ पिरिमिडिन, क्या यूरेसिल है वो पिरिमिडिन है। देखिए आप जब आपको न्यूक्लिक एसिड वाला टॉपिक करवाया जाएगा ना बायोमोलिक्यूल की थ्योरी के अंदर, देन आपको और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप इस चीज को ध्यान दीजिए कि जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, क्लियर है। अगर हम बात करें स्पेसिफिक डीएनए की, ठीक है, तो क्या क्या प्रेजेंट होती हैं, तो एट द टाइम प्रेजेंट होंगे एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं, बट अगर डीएनए है तो ये नाइट्रोजन बेसिस रहेंगे, जिनमें एडेनिन आ जाता है, थायमिन आ जाएगा, साइटोसिन आ जाएगा और ग्वानिन आ जाएगा। बट अगर आरएनए आ जाए इसकी जगह, अगर आरएनए आ जाए तो थायमिन प्रेजेंट नहीं होगा, थायमिन की जगह क्या प्रेजेंट होगा, यूरेसिल, क्लियर है। अभी आप देखिए कि अगर हम बात करें प्यूरिन की, जो नाइट्रोजन बेसिस हैं उनकी भी कैटेगरी होती है प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। अगर हम बात करें प्यूरिन की, तो प्यूरिन में क्या क्या आ जाते हैं, प्यूरिन में आ जाएंगे एडेनिन और आ जाते हैं हमारे पास ग्वानिन, ठीक है। प्यूरिन में क्या आ जाएंगे, एडेनिन एंड ग्वानिन। बट अगर हम बात करें पिरिमिडिन की, पिरिमिडिन में क्या आएंगे, पिरिमिडिन में हमारे पास आ जाते हैं साइटोसिन एंड थायमिन। बट अगर डीएनए नहीं है तो थायमिन की जगह क्या प्रेजेंट होगा, यूरेसिल प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो क्या ऑप्शन बी ठीक नहीं है, यूरेसिल इज अ पिरिमिडिन, बिल्कुल ये ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ सॉरी मूव करते हैं। ग्लाइसिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, क्या ग्लाइसिन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि ग्लाइसिन है वो क्या है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, क्या है वो, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। और इसका स्ट्रक्चर आपको अच्छे से आता होगा, क्योंकि बहुत सारे अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर हमने स्टडी कर लिए हैं। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा इसका, इधर हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया, अमीनो ग्रुप, और इधर H है और इधर भी क्या आएगा, H आएगा, ठीक है। तो क्या इसके अंदर सल्फर है, नहीं है, तो इट मींस इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो फिर यही हो गई है ना, क्योंकि सेलुलोज भी एक पॉलीसेकेराइड है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे सी, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है। ग्लाइसिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ग्लाइसिन के अंदर देखो आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो कहीं पर भी सल्फर प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट वन, the chitinous exoskeleton of arthropods is formed by the polymerization of, हमें ये बताना है कि जो arthropods का एक्सोस्केलेटन होता है, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन है, वो किसकी पॉलीमराइजेशन से बनता है। तो देखिए जो आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन है उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, काइटिन। और आपको पता है कि जो काइटिन है वो क्या है, पॉलीसेकेराइड है। काइटिन क्या होता है, पॉलीसेकेराइड। तो काइटिन अगर पॉलीसेकेराइड है तो वो किससे मिलके बना होगा, मतलब पॉलीसेकेराइड है तो आपको ध्यान रखना है कि उसके अंदर मोनोमर यूनिट्स तो होंगी ना, क्योंकि मोनोमर यूनिट आपस में कंबाइन हुए हैं तभी तो हमारे पास क्या बना, पॉलीसेकेराइड बना। तो आपको पता क्या बताना है कि जो ये पॉलीसेकेराइड है वो किससे मिलकर बना है। तो ए ऑप्शन है डी ग्लूकोसेमाइन, बी है लिपोग्लाइकन, सी है एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, डी है हमारे पास क्रिएटिन सल्फेट एंड कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से क्या आएगा। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर,
सी दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। आपको बताया गया है थ्योरी की क्लास में भी, जो काइटिन है वो किसका पॉलीमर है, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन का। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस मॉलिक्यूल हैज अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। देखो आपको करवाया गया है कि जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स के अंदर कैसे बॉन्ड रहेंगे, प्रोटीन बनते हैं अमीनो एसिड से, कैसे, पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से। और अगर हम बात करें पॉलीसेक्राइड की या फिर डाइसेक्राइड की, तो पॉलीसेक्राइड बनते हैं मोनोसेक्राइड से, और किस बॉन्ड की हेल्प से बनेंगे वो, पॉलीसेक्राइड मोनोसेक्राइड से बनते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। किसकी हेल्प से बनते हैं, विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आपको पता ही है किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लिक एसिड के अंदर। तो न्यूक्लिक एसिड कैसे बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमराइजेशन से। तो ऐसे में वहां पर बॉन्ड क्या प्रेजेंट होगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। हमें ज्यादा डिस्कशन की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सीधा सा आंसर है कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के अंदर। और न्यूक्लिक एसिड चाहे डीएनए है चाहे आरएनए है, वो किसकी पॉलीमराइजेशन से बनते हैं, वो न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमराइजेशन से बनेंगे। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट देखिए, मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन। काइटिन को इन्होंने मैक्रोमोलिक्यूल बोला है, और काइटिन आपको पता भी है कि काइटिन क्या है, काइटिन है पॉलीसेकेराइड। काइटिन क्या है, पॉलीसेकेराइड। तो काइटिन पॉलीसेकेराइड है, और वो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड, बी है हमारे पास फॉस्फोरस कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड, सी है सल्फर कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड, एंड डी है सिंपल पॉलीसेकेराइड। तब बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए जो काइटिन है, काइटिन क्या है, एक पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो काइटिन पॉलीसेकेराइड है, और किससे बनेगा वो बनेगा एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। ठीक है, तो इनसे बनता है ये। तो आपको ये बताना है कि बताओ वो किस टाइप का पॉलीसेकेराइड है ना। तो ये पॉलीसेकेराइड तो है नो डाउट। क्या ये फॉस्फोरस है, इसके अंदर नाइट्रोजन है, सल्फर है, सिंपल है ये। तो गाइस देखिए एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन है, तो पता ही चल रहा है कि ये कैसा है, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड होगा। ठीक है, सो आंसर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आपकी तरफ से डाउट भी था रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर में। तो रिड्यूसिंग शुगर की जो क्लास है वो मैं आपको दे चुकी हूँ। ठीक है, योर डाउट माई सोल्यूशन के अंदर जो फर्स्ट क्लास थी वो रिड्यूसिंग शुगर की ही थी। तो आपको बताया गया था कि अगर हम बात करते हैं ना रिड्यूसिंग शुगर की, तो रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जिनके अंदर फ्री एल्डिहाइड या फिर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे। अगर उनके अंदर फ्री एल्डिहाइड या फिर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर। तो देखिए इनमें से मैंने आपको ये भी चीज बताई थी वहां पर कि जितने भी मोनोसेक्राइड हैं, ठीक है, जितने भी मोनोसेक्राइड हैं, ठीक है, और ऐसे डाइसेक्राइड जिनके अंदर फ्री एल्डिहाइड या फिर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, सिर्फ उन मोनोसेक्राइड की बात कर रही हूं मैं, तो उनके अंदर भी क्या होते हैं, वो भी क्या होते हैं, रिड्यूसिंग होते हैं। बट आपको ये बताया गया था कि अगर हम नॉन रिड्यूसिंग की बात करें तो जितने भी पॉलीसेक्राइड आते हैं तो पॉलीसेक्राइड भी कैसे होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग। और इसके अलावा अगर हम बात करें सुक्रोज, जो कि किससे मिलके बनता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से, तो ये किसके अंदर आएंगे, ये आएंगे नॉन रिड्यूसिंग के अंदर। ठीक है, तो बताइए फिर कि इनमें से नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, माल्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, या फिर राइबोज 5 फॉस्फेट है। तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होगा हमारा बी, क्योंकि सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मतलब फ्रक्टोज से मिलके बनता है। ठीक है, इन मोनोमर यूनिट से वो मिलके बनेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज एपो एंजाइम। एपो एंजाइम क्या होता है, देखिए आपको एंजाइम की क्लास के अंदर बताया गया था कि जो होलो एंजाइम है, होलो एंजाइम है वो किससे मिलके बनता है, वो मिलकर बनेगा एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। किससे मिलके बनेगा, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। ठीक है, तो अभी आप इस चीज को ध्यान दीजिए कि जो होलो एंजाइम है वो तो क्या होता है,
होलो एंजाइम तो फंक्शनल रहता है, बट जो एपो एंजाइम है वो क्या होता है, एपो एंजाइम नॉन फंक्शनल होता है, तभी उसके साथ आकर क्या बाइंड होता है, को फैक्टर, और वो क्या बन जाता है, फंक्शनल बन जाता है। तो एपो एंजाइम क्या है, एपो एंजाइम है हमारे पास प्रोटीन पार्ट, और जो को फैक्टर है वो क्या होता है, वो होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। तो जब ये मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है फिर, होलो एंजाइम। ठीक है, तो आपको अभी बताइए इनमें से क्या आंसर होगा इसका कि एपो एंजाइम क्या है। तो आपको पता ही है कि जो एपो एंजाइम है वो प्रोटीन पार्ट है। ठीक है, सो आंसर बताइए, ए है प्रोटीन, बी है लिपिड, सी है शुगर एंड डी क्या है, विटामिन। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द फॉर्म इन विच द प्रोटीन्स आर कंडक्टेड इन द बॉडी। कौन सी फॉर्म है जिस फॉर्म के अंदर प्रोटीन्स बॉडी के अंदर कंडक्ट होते हैं। तो ए ऑप्शन है अमीनो एसिड्स, बी है नेचुरल प्रोटीन, सी है एंजाइम एंड डी है न्यूक्लिक एसिड। तो बताइए किस फॉर्म में कंडक्ट होते हैं। तो देखिए, जैसे प्रोटीन है, हमें पता है कि जो प्रोटीन है वो किससे मिलके बनते हैं, अमीनो एसिड से। तो जैसे ही प्रोटीन का बॉडी के अंदर क्या होता है, डाइजेशन, आप इस चीज को समझिए, अगर प्रोटीन बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होते हैं तो डाइजेशन के बाद वो क्या देंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे अमीनो एसिड के अंदर। ठीक है, और वो अमीनो एसिड ही क्या होंगे, बॉडी के अंदर कंडक्ट होते हैं। तो इन्होंने यही तो पूछा है ना कि कौन सी फॉर्म है जिस फॉर्म के अंदर अमीनो एसिड हैं वो बॉडी के अंदर क्या होते हैं, कंडक्ट होते हैं। तो वो किस फॉर्म में कंडक्ट होंगे, वो कंडक्ट होंगे हमारे पास, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में कंडक्ट होते हैं, वो कंडक्ट होते हैं अमीनो एसिड की फॉर्म में। इज इट क्लियर, क्योंकि प्रोटीन है, प्रोटीन बॉडी के अंदर डाइजेशन के बाद तो अमीनो एसिड ही बनाते हैं ना, सो वो अमीनो एसिड की फॉर्म में बॉडी के अंदर क्या होते हैं, कंडक्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, विच डिटरमाइंस द स्पेसिफिसिटी ऑफ द प्रोटीन। तो प्रोटीन की स्पेसिफिसिटी को कौन डिटरमाइन करता है। ए ऑप्शन है टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, बी है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, सी है नंबर ऑफ अमीनो एसिड एंड डी क्या है, क्वांटिटी ऑफ अमीनो एसिड। तो गाइस आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन्स की जो स्पेसिफिसिटी है उसको कौन डिटरमाइन करता है, उसको डिटरमाइन करेंगे सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, क्योंकि अगर सीक्वेंस जो अमीनो एसिड की चेंज हुई है ना, तो एट दैट टाइम जो लिगेंड बाइंड करेंगे ना इनसे, वो भी बाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इट मीन्स अगर प्रोटीन की स्पेसिफिक है वो, तो वो किस चीज के ऊपर डिसाइड हो रहा है, उनकी सीक्वेंस के ऊपर। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन के कॉन्स्टिट्यूएंट इनमें से कौन कौन से हैं। ए है हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर। बी ऑप्शन है हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सी ऑप्शन है हमारे पास कार्बन, मैग्नीज, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन एंड डी ऑप्शन इज कार्बन, आयोडीन, ऑक्सीजन एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन तो आप कट ही कर दीजिए, क्लोरीन, सल्फर, ये सब क्लोरीन आ गया है ना। तो हालांकि कुछ अमीनो एसिड तो ऐसे हैं जिनके अंदर सल्फर प्रेजेंट होगा, सो क्लोरीन है तो इसी वजह से हमने निग्लेक्ट कर दिया। थर्ड वाला भी निग्लेक्ट कर दीजिए, मैग्नीज आ गया है ना, और फोर्थ वाला आयोडीन है तो इसको निग्लेक्ट कर दीजिए। तो बचा ऑप्शन जो हमारे पास सही है, तो देखिए कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है। सो वी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आफ्टर दैट देखिए कि वेयर इज ग्लाइकोजन स्टोर्ड। ग्लाइकोजन, आपको पता है कि जो ग्लाइकोजन है वो क्या है, ग्लाइकोजन एक पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, तो जो ग्लाइकोजन है वो बॉडी के अंदर कहाँ स्टोर होता है, हमें ये बताना है। तो ए ऑप्शन लीवर एंड मसल्स के अंदर, बी लीवर ओनली, सी मसल्स ओनली एंड डी इज अ पैनक्रियास। तो ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है बॉडी में, तो हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, एनिमल्स की नॉर्मली हम बात कर रहे हैं, तो कहाँ स्टोर होगा, वो स्टोर होगा लीवर एंड मसल्स के अंदर। नेक्स्ट इज इन एनिमल्स वेयर व्हाट इज ग्लूकोज स्टोर्ड एज, व्हाट अबाउट इन प्लांट्स, कि एनिमल्स के अंदर ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है। और नेक्स्ट इसी के अंदर उन्होंने पूछ लिया कि प्लांट्स के अंदर वो किस फॉर्म में स्टोर होता है। तो अगर एनिमल्स की बात करें, अगर ग्लूकोज है उसको अगर स्टोर होना है बॉडी के अंदर, तो ग्लूकोज है वो किस में चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाता है ग्लाइकोजन के अंदर। और प्लांट्स के अंदर अगर ग्लूकोज एक्स्ट्रा है तो वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा स्टार्च की फॉर्म में। सो इतना तो आपको क्लियर है कि हमारे पास ग्लाइकोजन की फॉर्म में एनिमल्स में स्टोर होगा, प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होगा। तो देखो सेलुलोज वाला आंसर तो कट ही कर दो, ये भी कट कर दिया। तो देखो स्टार्च और ग्लाइकोजन ध्यान रखना, पहले एनिमल्स का पूछा गया तो इसी वजह से देखो आपको डाउट नहीं रहना चाहिए बी और डी में, क्योंकि पहले एनिमल्स का पूछा गया तो एनिमल्स में ग्लाइकोजन है,
सो पहले हम ग्लाइकोजन देखेंगे आंसर में, फिर प्लांट्स है तो फिर हम स्टार्च देखेंगे, ठीक है। सो डी राइट आंसर होगा, बी नहीं होगा। क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट है व्हाट ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज सीन इन लैक्टोज। लैक्टोज के अंदर किस टाइप की ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है? देखिए लैक्टोज क्या है, लैक्टोज डाइसैकेराइड है। लैक्टोज क्या है? लैक्टोज डाइसैकेराइड है, और डाइसैकेराइड है तो इट मींस मोनोसैकेराइड यूनिट से कंपाइल होगा। तो कौन कौन सी मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलके ये बनता है? ये बनता है लैक्टोज प्लस ग्लूकोज, और वो भी कैसे? बीटा ग्लैक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज, ठीक है। तो आपको जब डाउट सेशन के अंदर बताया गया था कि लैक्टोज के अंदर बीटा ग्लूकोज और क्या होते हैं? बीटा ग्लैक्टोज, ठीक है, बीटा ग्लैक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज। तो यहाँ पे अल्फा तो होगा ही नहीं ना, तो जब यूनिट ही बीटा वाले लेके चल रहे हैं तो अल्फा लिंकेज तो होएगी नहीं। सो ये तो बिल्कुल ही डायरेक्टली कट हो जाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। और आपको पता भी है कि जो बीटा ग्लैक्टोज और बीटा ग्लूकोज के अंदर जब लिंकेज होती है ना, तो कार्बन 1 एंड कार्बन 4 के बीच में होती है, तभी हम वहां से ऐसे ले लेते हैं कि बीटा यूनिट्स हैं और 1/4 लिंकेज है, तो ऐसे में हम उसको क्या बोल देते हैं? बीटा 1/4 लिंकेज। तो ऐसे लिंकेज कहाँ देखने को मिल रही है? लैक्टोज के अंदर। ये थे आज की क्लास के क्वेश्चंस, और अब अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लगी तो जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप में से किसी ने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन नहीं किया है तो आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और टेलीग्राम जो ग्रुप बनाया हुआ है वहां पे भी आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।